गांव के एक कोने में एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी, जहां रहती थी सरला, एक मेहनती लेकिन दुखी महिला। पति को खोए हुए कई साल हो चुके थे और अब उसके अपने ही बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। सरला रोज गांव के मंदिर के पीछे बैठकर एक ही बात दोहराती, सब कुछ मेरा था, फिर भी आज मैं कुछ नहीं हूं। लगता है किसी ने मेरा नसीब खा लिया। एक दिन सरला पेड़ की छाव में बैठी रो रही थी, जब अचानक पास की डाली पर एक बूढ़ी चिड़िया आकर बैठ गई। उसके पंख सफेद हो चले थे, पर आंखों में अनुभव की चमक थी। सरला ने उसे देखा और कहा, तू भी देख रही है ना मेरी हालत? सब कुछ होते हुए भी आज मैं खाली हूं। लगता है मेरे नसीब को किसी और ने खा लिया। चिड़िया मुस्कराई और बोली, बेटी, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई सिर्फ अपने ही नसीब का खाता है। तेरी कहानी तेरे कर्मों से बुनी गई है और अब तुझे इसे समझने की जरूरत है। बैठ, मैं तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाती हूं जो तुझे ये सिखा देगी कि नसीब बाहर नहीं, अंदर से बनता है। सरला चुप हो गई। उसने चिड़िया की ओर देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की बात सुनी हो। और फिर बूढ़ी चिड़िया ने अपनी चोंच से समय के पन्ने पलटे और सुनाई एक ऐसी कहानी जो सरला की जिंदगी बदलने वाली थी। आपने किस्मत, भाग्य, मुकद्दर पर बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर हमारी कहानी सभी कहानियों से कुछ अलग है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराने जमाने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़े से कड़ा दंड देता था। और हाँ, कुछ सनकी भी था। तो एक दिन राजा महेंद्र सिंह यह सनक समाए कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी तो यह जाना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रियेश्वरी, हम बरसों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा, मैंने दिया। जरा बताओ तो तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से उपलब्ध है? तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं यह सब भोग पाती? मेरे तो भाग्य भी आप हो और भगवान भी। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाया और यही सवाल किया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी रत्नप्रिया ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है, उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से यह सारा सुख उपलब्ध है। रत्नप्रिया के इस जवाब से सनकी राजा एकदम सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैं यह पूछ रहा हूं कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है, किसके भाग्य से खाती है? कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान? मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूं। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वह भड़क उठा और कड़क कर बोला, क्या कहा? यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे तेरे अपने भाग्य से उपलब्ध है। मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रत्नप्रिया पिता के पैर पकड़कर रोने लगी, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूं। आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं तो किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे दुत्कार देंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं? इतने कठोर मत बनिए पिताजी। मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश, बिगड़ैल लड़की। राजा महेंद्र सिंह दहाड़ा, इस घर को अपना घर मत कह, यह मेरा घर है।
और उसने लात मारकर रत्नप्रिया को परे धकेल दिया और दासियों को आवाज दी और उनके आने पर आदेश दिया, रत्नप्रिया के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे किसी दासी की गंदी और फटी चिटरी मैली सी पोशाक पहना दो। दासियों ने ऐसा ही किया और रत्नप्रिया को एक भिखारिन सी बनाकर सामने ले आईं। राजा के आदेश पर रत्नप्रिया के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी गई। फिर राजा महेंद्र सिंह ने रत्नप्रिया से पूछा, अब भी सोच ले और हमें सही सही जवाब दे दे कि किसके भाग्य से तू यह राजसी सुख भोग रही है, किसके भाग्य से तू माल पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल भी दूं पिताजी कि मुझे जो कुछ भी मिला है आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। रत्नप्रिया की इस निर्भीकता ने महेंद्र सिंह को आग बबूला कर दिया और उसने दहाड़कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए तो महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी रत्नप्रिया को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ आओ, जहां से यह कभी चाहकर भी वापस न लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्यों के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। रत्नप्रिया रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजाज्ञा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में भी नहीं थी। सैनिक रत्नप्रिया को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वापस लौट आए। अपनी सनक में ऐंठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी रत्नप्रिया के साथ क्या बीती। रत्नप्रिया भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर सेठ धर्मसिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दलबल काफिले के साथ 5 वर्ष बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्मसिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्मसिंह के विशाल रथ के आगे आकर रत्नप्रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मसिंह के सेवक उसे उठाकर धर्मसिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाकंश देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री रत्नप्रिया जैसी लग रही है, लेकिन यह यहाँ क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में कैसे है। धर्मसिंह रत्नप्रिया को अपने साथ लिए विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देख चौंक पड़ी। यह आप किस भिखारिन को ले आए? भिखारिन? मुझे तो यह अपनी बेटी रत्नप्रिया जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वही नाक नक्श हैं। बिल्कुल वैसी ही लग रही है यह कन्या, धर्मसिंह बोला। मगर हमारी बेटी रत्नप्रिया तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी, सावित्री ने कहा। अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्मसिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी रत्नप्रिया था और कुछ शक्ल भी राजकुमारी रत्नप्रिया जैसी थी। सेठ धर्मसिंह की दासियां राजकुमारी रत्नप्रिया को होश में लाईं और सेठ व सेठानी के कहने पर उसे नहला धुला अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्मसिंह और सावित्री के सामने लाई तो दोनों हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी रत्नप्रिया जैसी लग रही हो, धर्मसिंह ने पूछा। और जब रत्नप्रिया ने अपनी सारी आप बीती बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्मसिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी रत्नप्रिया है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है, क्यों न इसे हम अपनी बेटी बना लें? मैं भी यही सोच रहा हूँ, धर्मसिंह ने कहा और उसके बाद रत्नप्रिया सेठ धर्मसिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। रत्नप्रिया बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथयात्रा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सकें।
जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय राजकुमारी रत्नप्रिया घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम की दृष्टि ऊपर उठी तो उसने रत्नप्रिया को देखा और देखकर उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को रत्नप्रिया से विवाह के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से रत्नप्रिया और विराट विक्रम का विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद रत्नप्रिया एक बहुत सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की मां बन गई। तब विराट विक्रम ने रत्नप्रिया से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई अपने हाथ से बांटे और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब रत्नप्रिया मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देख आश्चर्यचकित रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और रत्नप्रिया की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि वह वही रत्नप्रिया है जिसे पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंच रत्नप्रिया ने उससे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूं कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है प्रिय, राजा विराट विक्रम ने कहा। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, रत्नप्रिया ने कहा। निस्संकोच कहो रानी, विराट विक्रम बोला। आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता है। आप उन्हें व मेरी बहनों को आजाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। रत्नप्रिया ने कहा और बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्म सिंह और सावित्री दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विराट विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उनके लिए दया करना उचित तो नहीं लगता, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आजाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम रत्नप्रिया से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आजाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए रत्नप्रिया ने अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी ठुकराई हुई बेटी रत्नप्रिया हूँ और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर जरा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य? नहीं नहीं, तेरा भाग्य, महेंद्र सिंह हड़बड़ाकर बोला। रत्नप्रिया हंसी, पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है। सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो कुछ भोगा वह आपका भाग्य था और आपने जब मुझे अपने राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वो मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोत्तमा और रत्नप्रिया की सभी बहनें बरसों बाद रत्नप्रिया को अपने सामने पाकर उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगीं। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य की रोटी खाता है और भाग्य प्रबल हो तो एक भिखारिन भी रानी बन सकती है और भाग्य यदि ठोकर मारे तो एक राजा भी गुलाम या कैदी बन सकता है। हम सोचते हैं जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपनी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। इस बात पर कुछ लोगों को अहंकार भी हो जाता है कि हमारे पास जो भी है हमारी अपनी मेहनत और कर्मों का नतीजा है, किंतु ये नहीं सोचते कि ये सब हमारे भाग्य में ही लिखा था। हम तो बस अपना कर्म करते हैं, किंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते सुने गए हैं कि हमारे जन्म के समय ही हमारा भाग्य तय हो जाता है और उसी के चलते हमारे विचार और कर्म बनते रहते हैं। कुछ इसके विपरीत भी बोलते हैं, किंतु जब जिंदगी उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराती है
तो वे भी भाग्य को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये सब हमारे नसीब का ही तो खेल है। अब देखो ना, बातों ही बातों में मैंने भाग्य, किस्मत, नसीब कितने नाम गिना दिए। नाम भले ही कई हों, अर्थ तीनों का एक ही है। पुरानी कहावत है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसके 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब और शांति थी। यह देख वो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी, राजा जब दरबार में गया तो बोला, सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं, और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाती हैं। किंतु तीसरी बेटी राधिका चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा राधिका, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? राधिका बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी राधिका, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गईं? जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी राधिका का विवाह एक कव्वे से कर दिया, जो उनके महल की मुंडेर पर आ बैठ गया था। राधिका ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी, बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। राधिका उस कव्वे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। कहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी, और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने पति कव्वे के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कव्वे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के संग रहा। कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कव्वे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस कव्वे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाई और अपने पति को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोंपड़ी ही बनानी पड़ेगी, और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो राधिका की उत्कंठा जगी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण अशर्फियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा हो गया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कव्वे पति से प्रेम भी हो गया और दोनों संग संग रहते। एक दिन राधिका ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कव्वे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया।
तब उस जादूगरनी के श्राप से वो कौवा बन गया था और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें राधिका के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाठ बाट देखकर अचंभित रह गया और वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, किंतु खाते सब अपने नसीब का है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया।